हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और पहेली क्या है? पहेली ये है कि ऐसा क्यों होता है कि कागज पर लिखी एक शानदार मतलब दिल को छू लेने वाली कविता जब मंच पर पढ़ी जाती है तो बेजान हो जाती है? हाँ, बिल्कुल, उसका सारा जादू, सारी ताकत कहीं खो जाती है। तो आज हमारा मकसद इसी सवाल की तह तक जाना है। समझना है कि कविता लिखने और उसे लोगों तक पहुंचाने की जो कला है, उसमें आखिर रिश्ता क्या है? ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ कला का नहीं, बल्कि एक संवाद का भी सवाल है। एक कवि अपनी बात कहना चाहता है और अगर वो पहुँच ही नहीं रही, तो लिखने का मकसद ही अधूरा रह जाता है। सही बात है। और इस लेख की शुरुआत ही एक ऐसे आंकड़े से होती है जो चौंकाता भी है और थोड़ा दुखी भी करता है। हाँ, आंकड़ा सच में मतलब चौंकाने वाला है। लेख के मुताबिक हर 10 में से लगभग 8 कवि 8। हाँ, 8 अपनी ही लिखी हुई कविता को मंच पर प्रभावशाली ढंग से पढ़ने में नाकाम रहते हैं। 80%। ये बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी, इसका मतलब तो ये हुआ कि हजारों अच्छी कविताएं सिर्फ इसलिए हम तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि क्योंकि उन्हें कहने का तरीका सही नहीं था। वही तो। ये सोचना भी कितना अजीब है कि एक रचनाकार जो शब्दों को जन्म देता है, वही उन शब्दों को मंच पर जिंदा नहीं कर पाता। और यहीं पर देखिए, ये लेख एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव लाता है। ये कविता लिखने और कविता पढ़ने को दो दो बिल्कुल अलग और स्वतंत्र कलाओं के रूप में देखता है। अच्छा, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं। नहीं, आमतौर पर हम यही मानते हैं कि जिसने लिखा है वही उसे सबसे अच्छा महसूस करेगा हम्म। और प्रस्तुत भी करेगा। लेकिन लेखक इस धारणा को चुनौती देते हुए कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। लिखना एक कला है और उसे प्रस्तुत करना एक दूसरी उतनी ही महत्वपूर्ण कला है। वाह, जैसे एक फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखना एक कला है और उस पर अभिनय करना दूसरी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। यानी एक अच्छा लेखक होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप एक अच्छे प्रस्तुतकर्ता भी होंगे। तो फिर सवाल ही उठता है कि कवि आखिर गलती करते कहाँ हैं? अगर 80% लोग एक ही जैसी गलती कर रहे हैं, तो जरूर कोई आम पैटर्न होगा। हाँ, और लेख दो प्रमुख वजहों पर रोशनी डालता है। क्या है वो? पहली है काव्य पाठ को एक बहुत ही सहज या आसान काम समझ लेना। अच्छा। बिल्कुल, वो सोच के मेरी कविता है, मैं तो पढ़ ही लूंगा। बस कागज उठाया या फोन निकाला, मंच पर गए और पढ़ दिया। जैसे ये कोई रोजमर्रा का काम हो। हाँ, जिसमें किसी तैयारी या रियाज की जरूरत ही नहीं। एग्जैक्टली और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि कविता केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उच्चारित होने के लिए बनी है। पढ़ना एक मशीनी क्रिया हो सकती है, लेकिन उच्चारित करने में भाव, लय और आत्मा का संचार होता है। समझ गया। मतलब इसे हल्के में लेना पहली गलती है, लेकिन लेख में एक दूसरी गलती का भी जिक्र है, जो जो इसकी ठीक उल्टी है। और ये मुझे थोड़ा हैरान करता है। कौन सी? ये उन कवियों के बारे में है जो मंच पर बहुत ज्यादा नाटकीय हो जाते हैं। बेवजह हाथ पैर चलाना, चिल्लाती हुई आवाजें। हाँ हाँ, जरूरत से ज्यादा चेहरे के भाव बनाना। वही, जैसे उन्हें लगता है कि शब्दों में अगर दम नहीं है, तो शायद इस अभिनय से काम बन जाए। और ये उतना ही नुकसानदेह है जितना कि तैयारी न करना, शायद उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ कवि अपनी कविता पर भरोसा नहीं कर रहा है। उसे लग रहा है कि उसके शब्द अकेले खड़े नहीं हो सकते, उन्हें अभिनय की बैसाखी चाहिए। लेखक कहते हैं कि कविता का प्रभाव अभिनय से नहीं बल्कि सादगी, विनम्रता और भावनात्मक सच्चाई से पैदा होता है। हम्म। जो कवि मंच पर शोर मचाते हैं, बार बार तालियां मांगते हैं या विषय से हटकर चुटकुले सुनाते हैं, वे असल में श्रोताओं का ध्यान कविता से हटाकर खुद पर खींच रहे होते हैं। सही बात है। तो जाती है, तो ये तो हुई वो बातें जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जानना ज्यादा दिलचस्प है कि जो लोग इस कला में माहिर हैं, जैसे लेख में जिक्र है अंतर्राष्ट्रीय स्पोकन वर्ड पोएट्स का, हाँ। सैरा के या अमांडा गोर्मन का, हाँ, वे ऐसा क्या अलग करते हैं? जरूर उनके पास कोई कोई तरीका है, कोई सिद्धांत होंगे जो उनके पाठ को उतना शक्तिशाली बनाते हैं, है ना? बिल्कुल है। और लेख में इन्हीं सिद्धांतों की बात की गई है। और ये सिर्फ तकनीकें नहीं है, बल्कि ये कविता को प्रस्तुत करने का एक पूरा दर्शन है, एक नजरिया है। अच्छा। हाँ, अगर हम इन पर एक-एक करके बात करें तो तस्वीर और साफ हो जाएगी। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वॉइस मॉड्यूलेशन, मतलब आवाज का अनुशासन। आवाज का अनुशासन, इसे थोड़ा और समझाएंगे? मतलब आवाज ऊंची ना हो। ऊंची होना समस्या नहीं है,
बेवजह ऊंची होना समस्या है। अनावश्यक रूप से चिल्लाना या बहुत नाटकीय स्वर में बोलना कविता को नष्ट कर देता है। देखिए, हर कविता का अपना एक मिजाज होता है ना? हाँ, बिल्कुल। कोई कविता शांत होती है, कोई दर्द भरी, कोई विद्रोही। कवि का काम उस स्वर को खोजना है, न कि अपनी एक ही शैली की आवाज हर कविता पर थोप देना। यानी कविता सही स्वर की मांग करती है। कभी धीमा, कभी गहरा, तो कभी ठहरा हुआ। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सिद्धांत है पेसिंग, यानी गति का विज्ञान। ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। मैंने अक्सर देखा है कि कई कवि मंच पर बहुत तेजी से पढ़ते हैं, जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो। हाँ हाँ, जैसे जल्दी से अपनी बात खत्म करके मंच से उतरना चाहते हैं। वही लेख कहता है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवि शब्दों के बीच सांस लेने की जगह छोड़ते हैं। और वो जो ठहराव या पॉज होता है ना, वो उतना ही जरूरी है जितना कि शब्द खुद। वो खाली जगह ही है जहां कविता का अर्थ गूंजता है। वाह। हाथ का हल्का सा उठना या आंखों का झुकना, ये सब तभी सार्थक है जब वे कविता के भाव से अपने आप निकले, न कि सोची समझी योजना से। लेकिन क्या इसमें एक विरोधाभास नहीं है? एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये एक परफॉर्मिंग आर्ट है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अभिनय या ज्यादा हाव-भाव नहीं कर रहे हैं। तो एक परफॉर्मर बिना अभिनय किए परफॉर्म कैसे करें? ये लकीर बहुत बारीक लगती है। आपने बहुत सही सवाल उठाया, और यही इस कला का सार है। लकीर बारीक है, लेकिन है। फर्क होने और दिखाने का है। होने और दिखाने का। हाँ, जब हाव-भाव सच्चे भाव से निकलते हैं, तो वे कविता का हिस्सा लगते हैं। लेकिन जब वे सोचे समझे या बनावटी होते हैं, तो वे अभिनय लगते हैं और ध्यान भटकाते हैं। सूत्र वही है, कविता मुख्य है, कवि का प्रदर्शन नहीं। समझ गया। मतलब अगर आपके हाव-भाव कविता से ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं, तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ा है अगला सिद्धांत, आई कांटेक्ट, यानी नजरों का संपर्क। ये एक छोटा सा काम लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। गहरा होता है, हाँ। जब कवि श्रोताओं से आंखें मिलाता है, तो कविता एक सामूहिक घोषणा न रहकर एक निजी बातचीत बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे कवि सिर्फ आपसे बात कर रहा है। बिल्कुल, और ये कनेक्शन तभी सच्चा लगता है जब वो अगले सिद्धांत से जुड़ा हो, जो है इमोशनल इंटेग्रिटी, भावनाओं की सच्चाई। भावनाओं की सच्चाई। हाँ, लेख में बहुत खूबसूरती से कहा गया है कि कविता को केवल पढ़ा नहीं जाता, उसे मंच पर फिर से जिया जाता है। हम्म, लेकिन ये अभिनय नहीं, बल्कि उस भाव की सच्ची अनुभूति है। ये फर्क समझना जरूरी है। बहुत जरूरी है। अभिनय बाहर से थोपा जाता है, जबकि सच्ची भावना भीतर से आती है। और सुनने वाले इस अंतर को तुरंत पहचान लेते हैं। वे जानते हैं कि कब कोई सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रहा है और कब कोई सच में उस दर्द को महसूस कर रहा है। ये बहुत गहरी बात है। और फिर आता है एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत, डिक्शन, यानी स्पष्ट उच्चारण। ये तो ऐसी बात है जो मतलब सबको पता होनी चाहिए, लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। बहुत ज्यादा। अगर सुनने वाले को शब्द ही साफ सुनाई ना दें, तो भाव तक पहुंचना तो नामुमकिन है। अस्पष्ट उच्चारण कविता की आत्मा को घायल कर देता है। हम्म। और आखिर में शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो इन सबको एक साथ लाता है, वो है रिहर्सल कल्चर, यानी अभ्यास की संस्कृति। अभ्यास की संस्कृति ये विदेशों में ज्यादा है ना? हाँ, और यही फर्क पैदा करता है। लेखक बताते हैं कि विदेशों में एक कविता को मंच पर लाने से पहले दर्जनों बार उसका अभ्यास किया जाता है। आवाज, गति, ठहराव, हर चीज पर काम होता है। जबकि हमारे यहाँ कवि अक्सर इसे गैर जरूरी समझते हैं। उन्हें लगता है कि कविता दिल से निकली है, तो मंच पर भी दिल से ही निकल जाएगी। वही, लेकिन मंच एक अलग अनुशासन की मांग करता है। अभ्यास उस सहजता को पैदा करता है जो बिना तैयारी के नकली लगती है। तो जब हम इन सब बातों को एक साथ देखते हैं, आवाज, गति, भाव, अभ्यास, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि काव्यपाठ अपने आप में एक परफॉर्मिंग आर्ट है? बिल्कुल, यही इस लेख का केंद्रीय विचार है। लेखक कहते हैं कि लिखी हुई कविता एक दृश्य कला है, जिसे हम अपनी आंखों से पढ़ते हैं। सही बात है, हम अपनी गति से पढ़ते हैं, रुकते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। हाँ, पूरा नियंत्रण पाठक के हाथ में होता है। वहीं काव्यपाठ एक श्रव्य कला है, जो कानों के रास्ते हमारे मन में उतरती है, और यहाँ नियंत्रण प्रस्तुत करने वाले के हाथ में होता है। अच्छा। वही तय करता है कि किस शब्द पर जोर देना है, कहाँ रुकना है, और किस गति से भाव को श्रोताओं तक पहुंचाना है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी वाली बात बहुत अहम है।
इसका मतलब है कि कवि अपनी कविता का पहला श्रोता और पहला निर्देशक खुद है। अब एक और जरूरी सवाल उठता है, कंटेंट और प्रस्तुति का संतुलन। क्या एक अच्छी प्रस्तुति के दम पर एक कमजोर कविता को भी सफल बनाया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर इसका उल्टा, एक महान कविता खराब पाठ की वजह से नष्ट हो सकती है? देखिए, लेखक इस संतुलन को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। एक आदर्श स्थिति तो जाहिर है, वो है जहां दोनों ही मजबूत हों। लेखक इसे एक समीकरण के रूप में रखते हैं, अच्छी कविता प्लस अच्छा काव्य पाठ बराबर असाधारण प्रभाव। एग्जैक्टली ये वो लक्ष्य है जिसे हर कवि को पाना चाहिए। लेकिन ये भी एक सच्चाई है, और हम सब ने इसे देखा है कि कई बार औसत दर्जे की कविताएं भी केवल अपने शानदार पाठ की वजह से बहुत लोकप्रिय हो जाती हैं। हाँ, ये तो होता है। प्रस्तुति का जादू शब्दों की कमी को कुछ हद तक छिपा लेता है। छिपा लेता है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है, और शायद ज्यादा दुखद भी। कई उत्कृष्ट और महान कविताएं सिर्फ कमजोर पाठ के कारण श्रोताओं तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। वे कागज पर तो जिंदा रहती हैं, लेकिन मंच पर दम तोड़ देती हैं। ये तो कला का बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान। ये उन अनसुने गीतों की तरह है जो लिखे तो गए पर कभी गाए नहीं गए। वाह। इसीलिए प्रस्तुति की कला को सीखना हर कवि के लिए जरूरी हो जाता है। ये कोई अतिरिक्त गुण नहीं है, बल्कि कविता की यात्रा का एक अभिन्न अंग है। तो इस पूरी चर्चा से अगर हमें नए कवियों और छात्रों के लिए कोई संदेश निकालना हो तो वो क्या होगा? जो इस कला को सीखना चाहते हैं, उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए? इतने सारे सिद्धांत याद रखना शायद मुश्किल हो। हाँ, और लेख के अंत में इसी का समाधान दिया गया है। लेखक इन सभी सिद्धांतों को समेटकर 4 शब्दों का एक बहुत ही शक्तिशाली सूत्र देते हैं। अच्छा, अगर मैं अनुमान लगाने की कोशिश करूं, तो हमने बात की गति धीमी रखने की, यानी धीमे। हम्म, हमने बात की उच्चारण साफ रखने की, यानी स्पष्ट। ठीक है। हमने बात की भावनाओं में सच्चाई की, यानी सच्चे भाव से। और हमने बात की कि ज्यादा नाटकीय ना हो, एक तरह का ठहराव हो, यानी शांत मन से। क्या मैं सही दिशा में सोच रहा हूँ? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आपने पूरे सार को अपने शब्दों में कह दिया। लेख इसे 4 शब्दों के एक बहुत शक्तिशाली सूत्र में बांधता है: स्लो, क्लियर, ट्रू, कैम। स्लो, क्लियर, ट्रू, कैम। यानी धीमे बोलें, स्पष्ट बोलें, सच्चे भाव से बोलें और शांत मन से बोलें। लेखक के अनुसार यही 4 तत्व किसी भी काव्य पाठ को महज शब्दों के वाचन से उठाकर कला के स्तर तक ले जा सकते हैं। वाह, स्लो, क्लियर, ट्रू, कैम। ये सुनने में जितना सरल है, साधने में उतना ही गहरा होगा। तो आज अजामिल के लेख के जरिए हमने समझा कि कविता का सफर सिर्फ लिखे जाने पर खत्म नहीं होता। बल्कि मंच पर कहे जाने के बाद पूरा होता है। हाँ, ये कहानी 2 हिस्सों में बटी है, और दोनों ही हिस्सों में उतनी ही कला, मेहनत और सम्मान की जरूरत है। बिल्कुल। और ये चर्चा एक विचार छोड़ जाती है। क्या अगर कविता लिखे जाने पर आधी ही जन्म लेती है और बाकी आधी पाठ से, तो क्या उन अनगिनत कविताओं का अस्तित्व अधूरा है जो कभी कहीं नहीं गईं, जो सिर्फ डायरियों और कागजों में बंद हैं, जो कभी किसी मंच तक नहीं पहुंची? क्या वे कभी पूरी तरह से जीवित हो पाएंगी?